ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे थे, जहां आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ना है पृथ्वी का ना उष्मा बजट। पिछले बार हम लोग जो पढ़े थे ताप के बारे में या सूर्य ताप के बारे में, उसी से संबंधित है। ठीक है, जानते हैं यहाँ से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। हालांकि यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन हमें पढ़ना सभी जरूरी है, इसलिए आपके सामने ये रख रहे हैं। ठीक है, देखिए पृथ्वी के उष्मा बजट। देखिए पहले समझ लिए पृथ्वी का उष्मा बजट होता क्या है। जैसे सूरज से प्रकाश आता है ना धरती पे, तो धरती ना सारा प्रकाश को ना ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। ठीक है, जब सूरज से प्रकाश आया तो उसको ना कुछ बादल रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, धूल को कुछ ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और जब धरती पर आता है, जब धरती उसको ऑब्जर्व करता है, यानी धरती जब गर्म हो जाता है तो धरती से भी ना वो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश के आने का यहाँ पे ऑब्जर्व करने का के बीच में जो दरमियान में जो कमी होता है या फिर ह्रास होता है, वही ना पृथ्वी का उष्मा बजट कहलाता है। आप सभी को पता है कि सूर्य ना ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है, कहता है मान ले वायुमंडल की ना ऊपरी सतह पर ना प्राप्त सूर्य ताप 100 इकाई है। कि मानने के लिए कह रहा है, मान लीजिए कि ये हमारा धरती है। ठीक है, और सूरज से प्रकाश आया ना जो 100% टोटल। ठीक है, 100% मानने के लिए कह रहा है, तो मान लेते हैं। ठीक है, कहता है इस इकाई में ना 35% पृथ्वी को ना धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में चला जाता है। यानी 35 को क्या हुआ, जब सूरज से निकला, मान लीजिए कि ये सन है, जब इस सन से जब 100% आया सूरज का प्रकाश, तब 35% ना वापस पहले ही चला गया, पहले ही रिफ्लेक्ट हो गया अंतरिक्ष में। 35% चला गया वापस। ठीक है, तो जब 35% चला गया, जो बच गया उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शेष बच गया 65%। क्या बच गया? 65%। ठीक है, तो 35 इकाइयां पृथ्वी से ना धरातल पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित होती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी के लिए एल्बिडो जो हम कल भी कहे थे, इसको ना एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, इसको धवलता कहते हैं, पृथ्वी की धवलता यानी एल्बिडो कहता है। प्रथम 35 इकाई को छोड़कर बाकी 65 इकाई अवशोषित होती है, माने कि ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जिसमें 14% वायुमंडल और 51% पृथ्वी, तो दोनों को जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा। यानी कि 14% इसमें वायुमंडल में जाएगा। ठीक है, और 51% पृथ्वी। ठीक है, 51% पृथ्वी। ठीक है, और ये जो 35 तो चला गया, आप जानते ही हैं, मतलब यहाँ आने से पहले ही ऊपर से ही वायुमंडल से ही चला गया 35%। तो 14% क्या करेगा वायुमंडल और 51% पृथ्वी। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, 51% धरातल द्वारा पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती है। ठीक है, 51 इकाइयों में पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में ना लौट जाती है, जिसमें ना 17 इकाइयां तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है, माने जो 51 है उसमें से भी 17 सीधा अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, चल जाती है, और बाकी 34 इकाइयां वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लेती है। यानी वायुमंडल वायु का समूह जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, होती है। 6 इकाइयां स्वयं वायुमंडल द्वारा और 9 इकाइयां संवहन के जरिए और 19 इकाइयां संघनन की गुप्त उष्मा के रूप में वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों को अवशोषित होता है। इसमें से 14 इकाई सूर्य ताप की और 34 इकाइयां पार्थिव विकिरण की होती है। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देती है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाइयां क्रमशः 17 और 48 है। यानी कि वापस कर देता है, सबको वापस कर देता है। जिनका योग न 65 होता है, वापस लौटने वाली ये इकाइयां उन 65 इकाइयों को संतुलित कर देती है जो सूर्य से प्राप्त होता है। यही पृथ्वी का ना उष्मा बजट और उष्मा संतुलन कहलाता है। यानी कि जो आपका ये जो बचा हुआ था ना, इसमें से पुनः भी नहीं वापस ही कर देता है। ठीक है, और जो वापस कर देता है यही उष्मा बजट हुआ या उष्मा का संतुलन हो। यानी जो उष्मा आया ना वो धरती पर आया, धरती को गर्म किया, धरती इसको फिर रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है इसमें तापमान के बारे में। ठीक है, तापमान तो आप सभी को पता है कि जब धरती धीरे धीरे गर्म हो जाती है तो उसमें से ताप निकलने लगता है, यानी ताप उगलने लगता है। ठीक है, जैसे सूरज से ताप आता है ना, उसी धरती से भी ताप जाता है। जहां पे धरती गर्म हो जाएगा, पैर रखिएगा तो आपको जलने लगेगा। ठीक है, कहता है वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित उष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां उष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में मापा जाता है। यानी कि तापमान कितना है या कैसे मापेंगे, डिग्री में जानते हैं ना, डिग्री में इसको नापेंगे कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। किसी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारणों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कोई स्थान पर वायु है, वो वायु तापमान कैसे होता है यानी गर्म कैसे होता है, उसको कौन कौन प्रभावित करता है उसके बारे में जानना है। जैसे कि उस स्थान का ना अक्षांश रेखा है, तो उस स्थान का क्या अक्षांश रेखा है ये प्रभावित करती है।
उसके बाद समुद्र तल से ना अस्थाई की तुंगता, यानी समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर है, समुद्र तल से कितना दूरी पर है, दूरी पर या फिर ऊंचाई पर, तुंगता मतलब ऊंचाई से मतलब होता है, और समुद्र तल से उसकी दूरी कितना दूर है वो। वायु सन्निहित, वायु संहति की परिसंचरण, उसके बाद कोष तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, कदा स्थानीय कारक, तो स्थानीय कारक जैसे कि यहाँ मिट्टी है, कहीं रेतीला है, कहीं बर्फ है, कहीं पहाड़ है, तो जहाँ पे जिस तरह की परिस्थिति उस तरह से तापमान ऑब्जर्व करता है ना, तो वही कह रहा है स्थानीय कारक। ठीक है, तो ये सभी कारण है जिससे ना तापमान किसी स्थान का ना होता है। ठीक है, चाहे चाहे यही तापमान वायु को ना बताता है कि वायु ठंडा है या गर्म है, ये सभी प्रभावित करता है। और तापमान का ना वितरण, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि तापमान का वितरण ना जनवरी और जुलाई, मतलब जनवरी में सबसे ठंडा होता है और जुलाई में सबसे अधिक गर्म होता है। तो जब पूरे साल के बारे में तापमान को आपको जानना है तो जनवरी का तापमान और जुलाई का तापमान क्या अंतर करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो कहता है जनवरी तथा जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, यानी जनवरी सबसे ठंडा और जुलाई सबसे गर्म। ठीक है, और जब यही बात करेगा महासागर के बारे में तब फरवरी सबसे ठंडा, अगस्त सबसे गर्म। ठीक है, पीछे महासागर में पढ़ाए थे आपको। ठीक है, कहता मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाई जाती है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। तो जो समान तापमान को जोड़ेगी उसको कहेंगे समताप रेखा। क्या कहेंगे? तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है कि समान तापमान वाले जगह को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समताप रेखा। ठीक है, समताप रेखा याद रखिए, परीक्षा में आता है। ठीक है, समताप रेखा क्या कहेंगे? दो समान स्थानों की तापमान जब बराबर है उसको काल्पनिक रेखा से मिलाते हैं, उसको कहेंगे समताप रेखा। कहता विषुवत रेखीय महासागरों पर तापमान 37 डिग्री से अधिक होता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया एशिया का जहां पार्ट है और जहां यूरोप का पार्ट है, जहां पे मिलता है ना उस जगह को कहते हैं यूरेशिया। माने एशिया का भूमि और यूरोप का भूमि जहां मिलता है उसको बोलते हैं यूरेशिया। तो यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी सर्वाधिक ताप में अंतर। तो पूछेगा सर्वाधिक ताप में अंतर कहाँ होता है? यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप के जहां मिलते हैं ना, जहां सीमा है उस जगह कहते हैं यूरेशिया। ठीक है, तो वहां पे सर्वाधिक ताप में अंतर होता है। तो प्रश्न बन सकता है कि सर्वाधिक ताप में अंतर कहाँ होता है? यूरेशिया में, जहां लगभग ना 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री का तापमान 20 डिग्री दक्षिण एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच होता है, यानी कि 20 डिग्री दक्षिण में और 15 डिग्री उत्तर में जो बीच की जो भूमि है ना, वहां पे सबसे ज्यादा तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ठीक है, अब समताप रेखा के बारे में फिर से समझ लीजिए। वह काल्पनिक रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। मान के चलिए कि यहाँ पे 20 डिग्री तापमान है और यहाँ पे भी 20 डिग्री तापमान है सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दो अलग अलग जगह है ना जी, तो दो अलग अलग जगह है, इसको एक मान लीजिए काल्पनिक रेखा से हम मिला दिए ना। तो जब दोनों जगह को काल्पनिक रेखा से मिला दिए तो यही समताप रेखा हो गया। ठीक है, मिला दिए ना, और यहाँ पे बता दिए कि दोनों जगह के तापमान कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, मान लीजिए ये ए जगह है और ये बी जगह है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का तापमान कितना है? 20 डिग्री है। या फिर ए बी स्थान का तापमान कितना है? 20 डिग्री। तो ये जो मिलाया ना वही हो गया समताप रेखा। ठीक है, माने दो समान तापमान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ठीक है, अब अगर देखिए कहता है समताप रेखाएं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण। अब क्या क्या लक्षण इसके बारे में देख लीजिए। कहता है समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांश के लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। अब 2 नंबर शर्त क्या देखिए, जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। अब तीसरा नंबर शर्त है क्या देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। तो सब जानता है दक्षिणी गोलार्ध में 81%, जब इसको बनाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में 81 और उत्तरी गोलार्ध में 61 कहते ना जल का प्रतिशत है ना। पूरे संसार में उत्तरी गोलार्ध में 61 लगभग और नीचे 81 है ना। तो वही कहता है यहाँ पे, कहता दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है
और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है, वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोर कम आता है, उन्हीं पूर्वी पश्चिमी दिशा में अधिक स्पष्ट होता है। अब 4 नंबर शर्त क्या है देखिए, कहता है समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता यानी तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। और दूसरा शर्त कह रहा है यदि विपरीत, यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। जब करीब रहेगा तो अधिक होगा और दूर रहेगा तो कम होगा। अब 5 नंबर शर्त क्या कहता है देखिए, कहता है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। याद रखिए, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों में के लिए जनवरी और जुलाई, फिर आ गया जनवरी और जुलाई के महीने में ना न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान, यानी जनवरी में न्यूनतम और जुलाई में अधिकतम। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि संसार में किस महीने में न्यूनतम तापमान होता है धरती पर और अधिकतम तापमान, याद रहेगा ना, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यह दोनों को अध्ययन कर लेंगे तो निकाल लेंगे। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए ना बहुधा यही 2 महीनों का चुना जाता है। और तापांतर, ताप में अंतर को ही कहते हैं तापांतर। देखिए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए दैनिक तापांतर यानी डेली वाला, रोज वाला, कहता किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम ताप के अंतर को वहां के ना दैनिक तापांतर कहते हैं, यानी एक निश्चित स्थान का, ठीक है। ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। अब वार्षिक तापांतर देखिए, ये जो डेली वाला था, दैनिक वाला, दैनिक मतलब कि डेली और वार्षिक मतलब साल में, ठीक है। तो जिस प्रकार दिन तथा रात के ताप में अंतर होता है उसी प्रकार ग्रीष्म शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्य तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर न साइबेरिया में स्थित बर्फयांश। प्रश्न बनता है संसार में सबसे अधिक तापांतर कहाँ होता है? साइबेरिया स्थित बर्फयांश, जगह का नाम है बर्फयांश, याद रखिएगा। यहाँ पर ना ताप में जो अंतर होता है ना 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसी भी स्थान पर ना विशेष से औसत तापमान तथा इसके ना अक्षांश के औसत तापमान के अंतर को ना तापीय विसंगति कहते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको याद रखना बर्फयांश के बारे में पूछेगा। विश्व में सबसे अधिक ताप में अंतर कहाँ होता है? साइबेरिया स्थित बर्फयांश में, जिसमें कितना होता है 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बस इस तापमान याद रखिए, बर्फयांश याद रखिए, साइबेरिया याद रखिए, यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका चालू होगा ना वायुमंडलीय दाब, पवन और वायु राशि, जिसमें देखेंगे क्या क्या प्रश्न बनता है आपके लिए, ठीक है।